हेलो जी। तो आज के पहले वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक और माइक्रो फाइनेंस कंपनी के बारे में। इसका रिजल्ट तो मतलब बहुत ही खराब आया। अब जैसे हम देख रहे हैं, जितनी भी हमने अभी तक माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ी, सब में हमें देखने को मिला कि सबकी एसेट क्वालिटी किसी की कम, किसी की ज्यादा, थोड़ी बहुत लेवल पे तो थोड़ी बहुत लेवल पे, पर डेटोरेट करी है, थोड़ी सी खराब हुई हुई है। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए नंबर ऊपर की तरफ बढ़े ही बढ़े। बट यहाँ पर तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई है। यहाँ पर तो इतनी हालत खराब हुई है कि कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया इस क्वार्टर में। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव है, बट प्रोविजन इतने ज्यादा करने पड़े कि पैट हमारा नेगेटिव आ गया। अगर कंपनी के नाम की बात करें तो कंपनी का नाम है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। अगर मार्केट कैप की बात करें तो बहुत छोटा सा ही कंपनी है। 4,300 करोड़ के आसपास का कंपनी, और इसको पिछले बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ ही जा रहा है। अगर हम इसके पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में ये लोग इसलिए दुखी थे क्योंकि पंजाब वाले एरिया में इलेक्शन के टाइम पे लोगों ने इन कस्टमर को बोल दिया था कि भैया आपको आपको लोन रिपेमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आप आपका सारा का सारा लोन वेव ऑफ हो जाएगा। तो इसकी वजह से इनको पंजाब में दिक्कत आ गई थी। इनका पंजाब वाली बुक में ग्रॉस एनपीए नंबर बहुत बढ़ गया था। कुछ कलेक्शन एफिशिएंसी इनकी 75% ही रह गई थी पंजाब वाली बुक पे। तो इसकी वजह से वहां पर दिक्कत आई, इन्होंने वहां पर उठा के डिसबर्समेंट ही बंद कर दिया। अब इस क्वार्टर की बात करें, इस क्वार्टर में और 5 स्टेट्स में दिक्कत आ गई। अब ये क्यों आई, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर ये हम बात करें तो जैसे हर माइक्रो फाइनेंस कंपनी चीज ये बोल रही है कि इनके कस्टमर धीरे धीरे ओवर लेवरेज होते जा रहे हैं। ओवर लेवरेज होने का क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं वो लोग कि भाई हमारे कस्टमर हमसे लोन लेते हैं और फिर बाहर जाके और 4 कंपनी से लोन ले लेते हैं। मतलब फ्यूजन का कस्टमर फ्यूजन से लोन ले रहा है, फ्यूजन से के साथ साथ वो अरमान से भी लोन लेके बैठा हुआ है, वो यूग्रो से भी लोन लेके बैठा हुआ है, वो एस जी फिंसर से भी लोन लेके बैठा हुआ है, और 2-3 और कंपनी से भी लोन लेके बैठा हुआ है। तो वो बहुत ज्यादा ओवर लेवरेज्ड है। मतलब उसकी औकात नहीं है इतना लोन चुकाने की जितना वो लेके बैठा हुआ है। बट अभी क्या है, अभी ये साइकिल अपटेक में था, सब भर भर के ग्रोथ दिखा रहे थे, इसलिए उस कस्टमर को लोन मिल गया और अब वो लगातार डिफॉल्ट करे जा रहा है। तो इस वजह से इनकी एसेट क्वालिटी इस बार बहुत ही खराब होगी, और ये पहले से बताते जा रहे हैं कि हमारी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। बट इतना तो मतलब उम्मीद ही नहीं था कि इतना इतना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ के खराब हो जाएगा। एकदम से क्रेडिट कॉस्ट बहुत 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 बढ़ गया, और उस वजह से कंपनी ने लॉस ही रिपोर्ट कर दिया इस क्वार्टर में। तो एक 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 प्रॉब्लम तो हमने देख ली इनकी कि भाई बहुत ज्यादा कस्टमर ओवर लेवरेज हो रहा है, कस्टमर भी ओवर लेवरेज हो रहा है, कस्टमर की फैमिली भी ओवर लेवरेज हो रही है। मतलब अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों के नाम पे लोन चल रहे हैं, तो ओवरऑल फैमिली लेवल पे भी लेवरेज जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से वो लोग अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं। एक और चीज, इसकी इनके बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। अब जैसे नाम में ही है माइक्रो फाइनेंस, तो ये माइक्रो फाइनेंस लोन्स देते हैं। इनका 95-96% लोन आता भी रूरल सेगमेंट ऑफ द इंडिया से है। तो क्या करेंगे कि टियर 3, 4, 5, 6, 7 सिटीज में जाके लोन देंगे। अब जब आप वहां पर लोन दोगे तो आप वहां पर एक मॉडल के थ्रू लोन देते हो जिसको हम बोलते हैं जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल। जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में क्या करते हो, आप 5-6 जनों को इकट्ठा करते हो और उनको एक साथ ही में लोन दे देते हो। तो उससे आपका रिस्क भी कम होता है। आपका रिस्क कैसे कम होता है, आप कहते हो भैया तूने नहीं दिया तू पेमेंट कर दे, तूने नहीं दिया तू पेमेंट कर दे, पहले ने नहीं किया दूसरे को पकड़ लो, दूसरे ने नहीं किया तीसरे को पकड़ लो। तो इस तरीके से आपका जॉइंट लैंडिंग ग्रुप में थोड़ा सा ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है। उसके बाद उन 5-6 लोगों में भी डिपेंडेंसी रहती है कि भाई क्योंकि अगर पहले वाले ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो बाकी सबको पता चल जाएगा। तो थोड़ा इज्जत वाला फैक्टर भी आ जाता है कि भैया ये वाले लोन पे डिफॉल्ट नहीं करना है। तो माइक्रो फाइनेंस सबसे हाई रिस्क लोन्स होते हैं, बट उन हाई रिस्क में थोड़ा रिस्क मिटिगेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में जा सकते हो। और आप जितनी भी कंपनियां देखोगे ज्यादातर यही काम करने की कोशिश करती हैं। जैसे हमने अरमान देखा था, अरमान ने भी क्यू वन का तो रिजल्ट आया नहीं उसका। Q4 के रिजल्ट में हमने अरमान भी देखा था, अरमान भी जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में ही है। अभी भी हमने क्वार्टर 1 में भी 2-3 कंपनियां देखी थी, वो भी अपने जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मॉडल में ही काम कर रही है। तो इस तरीके से इनको ये प्रॉब्लम आया। अब क्या हुआ, जब जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाले पेमेंट ही नहीं कर रहे तो अब इन लोगों को एक डेडिकेटेड टीम बिठानी पड़ रही है। अब टीम बिठाते हैं और टीम बिठा के हर हर बंदे के घर 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 जाके कलेक्शन करते हैं। तो इसकी वजह से इनका एफर्ट बढ़ गया टुवर्ड्स कलेक्शन, नॉट टुवर्ड्स लोन बुक ग्रोथ। अब जब आप एक चीज समझो, एक आदमी एक टाइम पे एक ही काम ढंग से कर सकता है। इसी तरीके से यही सेम चीज आप इंप्लीमेंट करो एक कंपनी पे। एक कंपनी एक टाइम पे एक ही काम ढंग से कर सकती है। क्या अगर वो कलेक्शन पे अपना सारा फोकस लगा रही है तो उसकी लोन बुक ग्रोथ नहीं आएगी। और अगर वो लोन बुक ग्रोथ और अगर उसकी कलेक्शन सही है तभी उसका लोन बुक ग्रोथ आ पाएगा, तभी वो ढंग से फोकस कर पाएगी लोन बुक ग्रोथ में। इस क्वार्टर में तो फिर भी इनका डिस्बर्समेंट का रेट सही था। इस क्वार्टर में भी इनका एयूएम का ग्रोथ रेट सही था। बट अगर हम इसी तरीके से इनकी एसेट क्वालिटी चलती रही तो आगे चल के ये ग्रोथ नहीं आएगा, ये धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो बाहर पैसा आपने दिया हुआ है, जो लेंड किया हुआ है, वही ढंग से वापस नहीं आ रहा, तो आप नया देने कहाँ जा रहे हो। तो ये मैनेजमेंट ने इन सारी चीजों की थोड़ी सी बात करी।
मैनेजमेंट ने ये भी कहा कि भाई इसके लिए हम नए-नए प्रोसेसेस लेके आ रहे हैं और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोसेसेस लेके आ रहे हैं जिसकी वजह से खराब खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले कस्टमर को लोन मिले ही ना। 2 मेन अगर पॉइंट की बात करें तो एक तो इनकी कंडीशन है कि भाई कोई भी जो नया कस्टमर है वो 4 से ज़्यादा कंपनी से लोन नहीं लिया हुआ होना चाहिए। मतलब अगर वो फ्यूजन के पास लोन लेने आ रहा है तो उसका ब्यूरो में रिकॉर्ड चेक होता है और ये देखा जाता है कि कहीं वो बहुत सारी कंपनियों से पहले ही तो उधार लेके नहीं बैठा कि भाई उनका उधार चुकाने के लिए फ्यूजन से उठा के उधार ले ले और फ्यूजन पे डिफॉल्ट कर जाए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेंडर उस कस्टमर के ऊपर होने चाहिए 4 और उसका ओवरऑल जो डेट लेवल है वो होना चाहिए 2 लाख से नीचे। तो एक तो ये प्रोसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपने अपने सिस्टम्स को और इम्प्रूव कर रहे हैं और रिस्क असेस करने में जिससे इनको और मदद मिले। देखो ये सारा सारा का सारा खेल टेक्नोलॉजी का है ना। अपनी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव कर रहे हैं और उसमें उस मॉडल में और इम्प्रूवमेंट लाके ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमें पता चल जाए कि ये कस्टमर कितना ज्यादा रिस्की है और इसके लिए हमें कितना यील्ड देना पड़ेगा और इस कस्टमर को लेंड करना बेनिफिशियल भी होगा या नहीं होगा। अगर हम अब आ जाते हैं थोड़ा नंबर पे कि नंबर में इनका क्या रहा। अगर एयूएम ग्रोथ की बात करें तो एयूएम ग्रोथ आया इनका 25% ऑन अ वाई वाई लेवल और 6% ऑन अ क्वार्टर क्वार्टर लेवल। तो इस क्वार्टर में तो इनका फिर भी एयूएम ग्रोथ आ गया। देखो पहले से रेट कम ही है वो ठीक है बट फिर भी अभी ग्रोथ आया है। अब आपने इस बार घाटा दिखा दिया, आपकी एसेट क्वालिटी बिल्कुल ही खराब हो गई है, ऐसी तैसी हो गई है एसेट क्वालिटी की आपकी। आप ये सेम काम अगले क्वार्टर में कर ही नहीं पाओगे। ये 25% का डिसबर्समेंट ग्रोथ आप अगले क्वार्टर में कर नहीं सकते क्योंकि अभी आपका सारा का सारा ध्यान है आपका कलेक्शंस की तरफ। अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि हमने 104 ब्रांचेस में हमारा डिसबर्समेंट ही रोक दिया है। अब आप देखो इनके करीबन 1400 ब्रांचेस हैं। 1400 ब्रांचेस में से 100 ब्रांचेस में तो आपने मोटा मोटी इस क्वार्टर में 100 ब्रांचेस में तो आपने डिसबर्समेंट ही रोक दिया। पंजाब में आप पहले से डिसबर्समेंट रोक के बैठे हो। अगर आपकी ब्रांचेस नया डिसबर्स ही नहीं करेंगी, आप सिर्फ फोकस करोगे कलेक्शन पे, तो आप एयूएम ग्रोथ कैसे लेके आओगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमें कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते रहना। डिसबर्समेंट की बात करें तो डिसबर्समेंट वर अप 31% ऑन अ वाई लेवल एंड 1% अप ऑन क्वार्टर लेवल। अगर अगर फिर हम बात कर ले इनके क्रेडिट कॉस्ट की। अब क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है, प्रोविजन अपॉन टोटल लोन गिवन। तो प्रोविजन एकदम से बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, क्योंकि हमें पता चला हमारी एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। अब एसेट क्वालिटी खराब होने के लिए क्या करते हैं, हर कंपनी के पास एक मॉडल होता है ईसीएल मॉडल। ईसीएल मॉडल क्या कहता है, ये अगर फुल फॉर्म से ही हम समझ जाएंगे। ईसीएल मॉडल का फुल फॉर्म है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। मतलब इस मॉडल से आपको पता चलता है कि भाई आगे चल के आपका लोन कितना खराब हो सकता है। आपके अब 100 रुपए का लोन दिया हुआ है आपने, तो इस मॉडल में अगर आप सारे अपने फिगर डाल रहे हो या ऐसे समझो आपने इसमें सारा डेटा इनपुट दिया, तो ये आपको बताएगा कि भाई इतना अमाउंट का प्रोविजन आपको बना के चलना चाहिए क्योंकि आपका इतना लोन खराब हो सकता है। तो इनके और स्ट्रिंजेंट प्रोसेस की वजह से करीब कुछ एसेट क्वालिटी खराब हुई थी। इन्होंने और अपना प्रोसेस देखे कि भाई ये मैंने इस आदमी को लोन दे रखा है और हो सकता है डिफॉल्ट कर जाए, तो इसको इसको आगे बढ़ा दो और इसके लोन के लिए प्रोविजन बना दो। और कुछ ऐसा भी था जो जब इन्होंने ब्यूरो से अपनी कस्टमर की हिस्ट्री निकाल के देखी तो पता चला वो बहुत ही ज्यादा ओवर लेवरेज्ड है। तो उसको सीधा स्टेज 1 एसेट से उठा के स्टेज 3 एसेट में ले गए। स्टेज 1 और स्टेज 3 क्या है, आप ऐसे समझो कि एक आदमी अगर एक ईएमआई मिस कर रहा है या उसने फर्स्ट टाइम डिफॉल्ट किया तो उसको स्टेज 1 में डालते हैं, और अगर वो रेगुलर डिफॉल्टर बन जाता है, भाई तीन तीन ईएमआई लगातार मिस कर दी, तो उसको स्टेज 3 में लिया है। तो इन्होंने पहले से ही उठा के जिस बंदा ओवर लेवरेज था और बाकी कंपनी में वो डिफॉल्ट कर चुका था, उसको उठा के सीधा स्टेज 1 से स्टेज 3 लिया है और उसके लिए बैठ के प्रोविजन बना दिया। ये ये इनकी मजबूरी है, ये इनको करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके इनको समस्याएं हो जाएंगी। तो इसकी वजह से इनकी क्रेडिट कॉस्ट एकदम से बढ़ गया। मैनेजमेंट ने पहले भी गाइडेंस दे रहा था कि थोड़ा थोड़ा हमारा क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट हो सकता है, बट ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट कहाँ से कहाँ बढ़ा। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया 1.28%, जो पिछले क्वार्टर में था उससे सीधा बढ़ के वो हो गया 3.24%। मतलब ऑलमोस्ट 2% क्रेडिट कॉस्ट ही बढ़ गई आपकी। मतलब क्या ही गजब की बात हुई है। तो मतलब जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई, मतलब आपको पता चल रहा है कि आपके स्लिपेजेस में दिक्कत है, आपकी एसेट क्वालिटी लगातार खराब हो रही है, आपके कलेक्शन ठीक तरीके से हो नहीं रहे हैं, मतलब सब कुछ काम खराब ही हो रहा है। और अगर हम देखने जाएं कि किन स्टेट्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पता चलेगा ये आ रही है प्रॉब्लम तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। और यही इनके टॉप 5 स्टेट्स भी हैं। मतलब जहां पर आपका सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है वहीं पर आपके प्रॉब्लम आ रही है। अब मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर
अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो हम कुछ-कुछ प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जो कुछ की तो हमने पहले भी बात करी। अगर हम और थोड़ी बहुत देख लें तो वो कह रहे हैं कि एक तो जो नया कस्टमर आ रहा है ना, तो नया कस्टमर को तो हम बहुत ही ध्यान से लोन दे रहे हैं, क्योंकि उसके पास तो कोई हिस्ट्री है ही नहीं। वो आप कौन से क्रेडिट ब्यूरो में जाके उसकी हिस्ट्री चेक करोगे, उसकी तो आपको कहीं हिस्ट्री मिलेगी ही नहीं। तो जो बिल्कुल नया कस्टमर है ना, उसको तो हम बहुत ही ध्यान से लोन डिस्बर्स कर रहे हैं, और जो पुराना भी आ रहा है, तो पुराने को भी अब इतनी आसानी से लोन हम प्रोसेस करके दे नहीं रहे। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेते हैं, एक इनके इम्प्रूवमेंट भी आया, इनके टर्न अराउंड टाइम में इम्प्रूवमेंट आया। अब टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि भाई देखो, माइक्रो फाइनेंस लोन ज़्यादातर आपके इस यील्ड से तो अफेक्टेड होते ही नहीं है। अब आप एक चीज समझो, कोई बंदा 25-26% का ऑलरेडी इंटरेस्ट दे रहा है, तो अगर आप कोई कंपनी 25% के इंटरेस्ट के बदले उसको 15 दिन बाद पेमेंट देगी, मतलब जो पैसा देगी वो 15 दिन बाद देगी, उसके बजाय एक कंपनी है जो 25 के बजाय 26% ले रही है, 27% ले रही है, 28% ले रही है, बट वो कल के कल उसको जो लोन है वो डिसबर्स करके देगी, वो 28% वाले के पास चला जाएगा। वो कहेगा जब मैं 26% दे रहा हूँ, तो 26% की बजाय 28% देने में मेरा कितना मेरे को फ़र्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पर टाइमली क्रेडिट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनका टर्न अराउंड टाइम कम हो गया, और टर्न अराउंड टाइम कम होके आ गया 4 दिन। तो 4 दिन के अंदर-अंदर ही अपना लोन डिसबर्स कर देते हैं। अगर ब्रांच एक्सपेंशन की बात करूँ, तो इन्होंने 101 ब्रांचेस खोली इस क्वार्टर में। इस क्वार्टर में 101 ब्रांचेस खोली, और टोटल पहुँच गया इनका 1398 ब्रांचेस में। और अगर स्टेट्स की बात करें, तो 22 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है। मतलब मोटा-मोटी गिनती के स्टेट्स हैं जहाँ पर इनका प्रेजेंस नहीं है। एक गोवा में प्रेजेंस नहीं है, एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, केरला वहाँ पर प्रेजेंस नहीं है, और जो 7 सिस्टर वाले स्टेट्स हैं उसमें आसाम में प्रेजेंस है, बाकी 6 स्टेट्स में किसी में भी नहीं। तो ये थोड़ी बहुत जगह है जहाँ पर इनका प्रेजेंस नहीं है, बाकी पैन इंडिया फैला हुआ है। बट अभी भी कॉन्सेंट्रेशन इनका अपने टॉप 5 स्टेट्स में से ही आ रहा है। अगर आप लोन बुक देखोगे, टॉप 5 स्टेट्स का कंट्रीब्यूशन देखोगे, उसमें तो पता चलेगा 71% लोन आ रहे हैं टॉप 5 स्टेट्स में से। और अगर रूरल अर्बन सेगमेंट की बात करें, तो 94% आता है रूरल सेगमेंट में से, और 6% आता है अर्बन में से। अब सीधी सी बात है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी का ज्यादातर पोर्शन तो रूरल सेगमेंट से ही आएगा ना। वो जाके टीयर 1 सिटी में तो लेंडिंग करेगा नहीं, तो ये भी इनका पूरा रूरल सेगमेंट वाला है। अगर कॉस्ट ऑफ फंड्स की बात करें, तो कॉस्ट ऑफ फंड्स में हमें मार्जिनल ड्रॉप देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। 10.4% से गिर के कॉस्ट ऑफ फंड्स आ गया 10.1%। अरे कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे आ गया, वो सब बात ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आपकी मेन प्रॉब्लम तो अभी एसेट क्वालिटी है। जब आपकी एसेट क्वालिटी नहीं सुधर रही, तो हम बाकी मैट्रिक देख के करेंगे क्या? अच्छा, एक और चीज, जब भी कंपनी अपने पिछले 5 साल का सीएजीआर दिखाने लग जाए ना, अब आप जैसे फ्यूजन का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन खोलोगे ना इस बार वाला, तो आपको दिखेगा जो बड़े बड़े फिगर्स है ना, जो जितना भी बड़ा बड़ा फिगर स्टार्टिंग में ही दे रखा है ना, वो सारा 5 साल का कंपैरिजन करके दिया हुआ है। तो जब भी कंपनी ऐसा करने लगे ना कि 2020 से तो हमने 60% का सीएजीआर पे ग्रोथ की है, या 2020 से हमने 35% की सीएजीआर पे ग्रोथ की है, तो मतलब वहीं पंगा हो गया है। मतलब इस वाले क्वार्टर में उनकी ग्रोथ आई नहीं है, तभी वो वाई वाई लेवल पे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे कंपेयर करना ही नहीं चाह रहे। तो ये चीज आपको फ्यूजन वाली पीपीटी में भी देखने को मिलेगी, कि इन्होंने इन्होंने ज्यादा फोकस करने लग गए, अपनी पीपीटी को इस तरीके से मैनिपुलेट करने लग गए कि हम दिखाएंगे 5 साल की ग्रोथ। तो वो FY20 2021 से दिखाता है कि भाई हमने 37-38% का सीएजीआर कर रहे हैं हम एयूएम ग्रोथ में। भाई अभी बताना, अभी क्या किया, इस क्वार्टर में क्या किया? तो 5 साल पहले की छोड़, 5 साल पहले की जो हो गया वो हो गया। फाइनली नंबर पे आ जाते हैं। अच्छा, नंबर से पहले एक बार इनकी एसेट क्वालिटी देख लेते हैं, कि इतना हमने कहानी कर ली, खराब हो गई, कितनी खराब हो गई वो देख लेते हैं। अगर ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें, तो ग्रॉस एनपीए नंबर इनका बढ़ गया 2.9% से 5.5%, 5.5%, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ग्रॉस एनपीए डबल हो गया। वहीं नेट एनपीए की बात करें, तो नेट एनपीए बढ़ा 0.6% से 1.25%, ये डबल से भी ज्यादा हो गया। आरओई तो इनका नेगेटिव आ ही गया, आरओए भी इनका नेगेटिव आ गया। अब आरओए तो नेगेटिव आ ही जाएगा, जब आप लॉस रिपोर्ट करोगे, तो लॉस रिपोर्ट करने पे तो नेगेटिव आ ही जाएगा, क्योंकि आरओए में न्यूमरेटर में क्या है, पैट है, और आरओई में भी न्यूमरेटर में क्या है, पैट है। तो कोई मतलब आरओई में क्या है, सॉरी, आरओई में आरओए इंटू लेवरेज है। अब आरओई नेगेटिव हो गया, तो आपका आरओई तो नेगेटिव आ ही गया है। तो ठीक है, अब फाइनली नंबर के ऊपर आ जाते हैं कि नंबर कैसे रहे इनके। अगर नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें, तो वो अप था 30% ऑन अ वाई लेवल एंड 8% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। टोटल इनकम was up 28% on a YOY level and 4.5% on a quarter on quarter level। और इसी वजह से अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट was up 26.5% on a YOY level and 2.5% on a quarter on quarter level। और अब आ जाते हैं पैट। पैट डिग्रू कर गया बाय 130% ऑन वाई वाई लेवल, और सिमिलर था ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। मतलब घाटा रिपोर्ट कर दिया कंपनी ने।
मतलब क्या ही बोले। अब घाटा कैसे रिपोर्ट किया? अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा बढ़ा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हमारा बढ़ा था कितना, 26-27% के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। तो आपका लॉस कैसे रिपोर्ट हो गया? अब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद की हम कैलकुलेशन समझ लेते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट का आप देखोगे ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद हमें दो चीज रिड्यूस करनी है। ये सपोज हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम दो चीज माइनस करेंगे। पहली चीज क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे प्रोविजंस। प्रोविजंस मतलब आप जो आपके हो सकते खराब होने वाले लोन्स के लिए, मतलब आगे चल के कुछ लोन्स अगर खराब हो सकते हैं तो उसके लिए आज आप कुछ पैसा अपने प्रॉफिट में से साइड करके रख देते हो कि भैया ये जब लोन खराब होंगे तो उसके लिए काम में आएगा। तो वो तो हो गया प्रोविजन। और दूसरा हो गया टैक्स। तो टैक्स को तो आप कांस्टेंट मान लो कि जो टैक्स देना होगा वो देना ही होगा, उसमें तो कुछ कुछ बदलाव नहीं होगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल 5% का टैक्स गया था और इस बार 35% का टैक्स चला गया। तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो टैक्स को कांस्टेंट मान लो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपने दो कंपोनेंट माइनस किए, प्रोविजंस और टैक्स। तो टैक्स कांस्टेंट हो गया, उसको हटा। प्रोविजन इज वेरिएबल। तो प्रोविजन में अगर आप देखोगे, प्रोविजन अगर घट रहा है तो पैट ज्यादा पेस से बढ़ जाएगा एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर प्रोविजन बढ़ रहा है तो पैट कम पेस पे बढ़ेगा एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। तो प्रोविजन को आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से माइनस कर रहे हो। तो अगर आपने प्रोविजन कम किया लास्ट ईयर के मुकाबले तो वो एडिशन हो जाएगा पैट में। और अगर आपने प्रोविजन ज्यादा किया पिछले साल के मुकाबले तो वो डिडक्ट हो जाएगा आपके पैट में से। तो अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो प्रोविजन कितने बढ़े? तो प्रोविजन बढ़ गए 3.5 टाइम्स ऑन अ वाई लेवल। मतलब 3.5 गुना हो गया। पिछले साल आपने 100 रुपए का प्रोविजन किया था, इस बार आपने 450 रुपए का प्रोविजन किया है। और 2 गुने हो गए क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। पिछले क्वार्टर में आपने 100 रुपए का प्रोविजन किया था, इस क्वार्टर में आपने 200 रुपए का प्रोविजन कर दिया। तो प्रोविजन जब आपका इतना बढ़ जाएगा, और प्रोविजन क्यों बढ़ा? क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब हो गई। तो इसी वजह से कंपनी ने लॉस रिपोर्ट कर दिया। और अगर अगर आज आप स्टॉक प्राइस देखोगे तो सर्किट डाउन है, 20% डाउन है। और अगर आप प्राइस टू बुक जाके देखोगे तो अब वो बिक रहा है 1.2 1.3 टाइम्स प्राइस टू बुक पे। तो अब आपको लगेगा शेयर सस्ता है। भाई हर सस्ता चीज सस्ता होने का एक कारण होता है। अब सस्ता होने का यहाँ पर क्या कारण है कि बिल्कुल एसेट क्वालिटी की ऐसी तैसी हो गई यहाँ पर। ग्रोथ ग्रोथ में आप करोगे क्या? आपने एयूएम ग्रोथ चलो इस क्वार्टर में दिखा दिया, अगले अगले क्वार्टर में तो आप एयूएम ग्रोथ भी नहीं दिखा पाए हुए। जैसे मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में भी यही चीज बोली कि अब ये वाली जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का अभी हमारे पास आज की डेट में कोई जवाब नहीं है, कब तक जाएगी। अब आपको हमें हमें एटलीस्ट 3-4 महीने और देने पड़ेंगे सिचुएशन को एसेस करने में, क्या ये ट्रांजिशनरी है, क्या कोई सिस्टमैटिक रिस्क आ गया है, या हम कितने टाइम में इंप्रूव कर पाएंगे। ये पुख्ता जवाब हम आपको अगले 3-4 महीने में ही दे पाएंगे। तो मैनेजमेंट ने 4 महीने का टाइम मांग लिया, तो आप कौन से खेत की मूली हो कि आप कंपनी के अंदर घुस के पता लगा लोगे कि सिचुएशन कब ठीक होगी, है ना? तो ठीक है, बस यही था रिजल्ट फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस का। मतलब खराब ही है कहानी। और जितनी भी हम माइक्रो फाइनेंस कंपनी देख रहे हैं सब में कुछ ना कुछ कहानी खराब ही हुई है। चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ये थी कहानी फ्यूचर माइक्रो फाइनेंस के लिए। अभी के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू।